नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी का भाग 13। पर इस चैप्टर को सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस कहानी के सारे एपिसोड इसी चैनल पर मिलेंगे। और अगर कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिएगा। वीडियो को बनाने में और इस कहानी को लिखने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बिट्टू रेस्टोरेंट को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा गार्ड बिट्टू को ध्यान से घूरते हुए बोला, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? अंदर जाने का मन है क्या? बिट्टू ने मुस्कुराते हुए गार्ड की ओर देखा और शांति से कहा, बस भैया ऐसे ही देख रहा था। वैसे क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? गार्ड ने हंसते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही सीट बुक करनी पड़ती है। और सच कहूँ, तुमको देख के हमें नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम इस रेस्टोरेंट के अंदर झांक भी सको। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक ऑफ़र है। कल यहाँ बेस्ट शेफ सिलेक्शन का कंपटीशन है। अगर कुछ पकाना जानते हो तो बहाने से अंदर आ सकते हो, वरना तुम जैसे लोग तो फुटपाथ पे रहने के काबिल हैं। गार्ड ने नीचे से ऊपर तक बिट्टू को घूरते हुए कहा। गार्ड की बात सुनकर बिट्टू का खून खौल उठा। उसका मन किया कि वहीं गार्ड को सबक सिखा दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। गार्ड की आखिरी बात उसके कानों में गूंजने लगी, कंपटीशन के बहाने तुम अंदर जा सकते हो। तभी बिट्टू की नज़र गेट के पास लगे बोर्ड पर गई। उसने बोर्ड पर लिखे एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ा। बेस्ट शेफ सिलेक्शन कंपटीशन। अपनी कुकिंग का हुनर दिखाइए और पाएं स्वर्गना के रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ की पदवी। ये पढ़कर बिट्टू के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। यह कंपटीशन उसे एक मौका दे सकता था, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन जैसे ही उसने इस पर और सोचा, उसके पापा की बात उसके मन में गूंजने लगी। किचन में जाना मर्दों का काम नहीं, ये सब बेकार के औरतों वाले काम हैं। यह वही बात थी जो उसके पापा ने कही थी जब बिट्टू ने स्कूल में कुकिंग कंपटीशन जीता था। उस दिन की ट्रॉफी तो उसने हासिल कर ली थी, पर पापा के तानों ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया था। यही सब सोचते हुए वह वापस अपने कमरे पर लौट आया। सिद्धू अभी ऑटो लेकर वापस नहीं आया था। खाना बनाने के दौरान बिट्टू के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाएं जैसे पापा उठाते थे। क्या मेरा इस कंपटीशन में भाग लेना सही होगा? रात में जब सिद्धू लौट कर आया तो रोज़ की तरह थका हुआ था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सिद्धू खाना खाकर तुरंत सो गया, लेकिन बिट्टू की आंखों में नींद नहीं थी। वह दुविधा में था। उसे सलाह की ज़रूरत थी और शायद एक अच्छे हौसले की। उसके दिल में मुन्नी का ख्याल आया। काश मैं उससे बात कर पाता, वह ज़रूर मुझे सही सलाह देती और इस दुविधा से बाहर निकालती। पर मुन्नी का नंबर तो उसके पुराने फ़ोन में था, जो कि चोरी हो चुका था। उसे मुन्नी के फ़ोन नंबर के कुछ अंक तो याद थे, लेकिन पूरे नंबर पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने सिद्धू का फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगा। कई बार नंबर डायल किया और मिटा दिया। उसके दिल में डर था कि कहीं गलत नंबर ना लग जाए। आखिरकार हिम्मत करके उसने नंबर डायल कर ही दिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज़ सुनकर बिट्टू ने मन ही मन कहा, क्या ये सच में मुन्नी का ही नंबर होगा? क्या वो मेरी आवाज़ सुनते ही पहचान जाएगी? उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बेल जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से नंबर डायल किया। इस बार कॉल पिक हुई। कॉल कनेक्ट होते ही बिट्टू ने उत्साहित होकर कहना शुरू कर दिया, सॉरी मुन्नी, यहाँ आकर मैंने तुमसे बात नहीं की, पर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ आते ही मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब से यहाँ आया हूँ तब से कोई ना कोई नई मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, लेकिन वो भी चली गई।
गलती मेरी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक लड़की की इज्जत अपनी नौकरी से ज़्यादा कीमती लगी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। पर तुम परेशान मत होना, मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। बिट्टू अपनी परेशानी में इतना डूबा हुआ था कि बिना रुके बोले ही जा रहा था। उसने एक एक करके अपनी सारे दुख और तकलीफ़ें फ़ोन के दूसरे तरफ सुनाने शुरू कर दिए, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सामने से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है तो उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। वह थोड़ा रुका और उसने धीरे से पूछा, मुन्नी तुम चुप क्यों हो? तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की सख्त लेकिन नशीली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं कुछ कह पाऊंगी। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद तुमने जैसे कॉल किया है वो मैं नहीं हूँ, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। फ़ोन के दूसरी तरफ बात कर रही लड़की की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। बिट्टू ने यह सुना तो जैसे कांप गया। उसने घबराते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा मैं अपनी मुन्नी से बात कर रहा हूँ। वो मुझे सही से नंबर याद नहीं था, इसलिए शायद गलती से आपको लग गया। बिट्टू ने बेहद घबराए हुए तरीके से कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ से उस महिला ने बिट्टू की यह बात सुनी तो जाने क्यों पर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगी और फिर कहा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी बात से इतना समझ में तो आ गया है कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें एक अच्छी सलाह की ज़रूरत है, तो मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। शायद तुमको मेरी बात से अपनी समस्या का हल मिल जाए। बिट्टू ने ये सुना तो उसने कहा, जी ज़रूर। लड़की ने अपनी नशीली आवाज़ में गंभीरता लाते हुए कहा, देखो, कोई भी प्रोफेशन सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होता और कोई भी काम चाहे वो बड़ा हो या छोटा हमारे आत्मसम्मान को कम नहीं करता। ज़रूरी ये है कि आप अपने काम की इज्जत करें और उसे बेहतर बनाएं। जब तक आप खुद अपने काम को महत्व नहीं देते तब तक कोई और क्यों आपके काम को अहमियत और इज्जत देगा। इसीलिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए और उसे पूरे दिल से कीजिए। आपके लिए आपका सपना ज़रूरी होना चाहिए, न कि लोगों की बातें। लोग बहुत कुछ कहते हैं पर आपको वही करना होता है जो आप चाहते हैं। ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमें वो मौका सिर्फ जीवन में एक बार मिलता है और जो व्यक्ति उस मौके को गवा देता है वह ज़िंदगी भर पछताता है कि क्यों उसने वो मौका जाने दिया। बाकी आप समझदार हैं और अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। बाकी मैं बस यही कहूँगी, लोगों की बातों को अपने सपने पर हावी मत होने दीजिए। इतना बोलकर उस महिला ने कॉल कट कर दी। फ़ोन कटने के बाद बिट्टू एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी उलझनों का हल उसके सामने रख दिया। उसने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर डाली। उस डायल कॉल वाले नंबर को ध्यान से देखा तो समझ आया मुन्नी के नंबर के आखिरी अंक 3 नहीं बल्कि 2 हैं। अब वह मुन्नी को कॉल करने का विचार त्याग चुका था। जिस सवाल का जवाब उसे चाहिए था वो उसे मिल गया था। अपनी उलझनों का समाधान अब साफ दिख रहा था। बिट्टू ने फ़ोन को एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। रात को पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अंकिता के अपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था और शराब की बोतलें फर्श पर इधर उधर लुढ़क रही थीं। कमरे में हर चीज़ अस्त व्यस्त थी, मानो वहाँ तूफान गुजरा हो। दीवार पर लटकी घड़ी रात में 1 बजने का संकेत दे रही थी और बालकनी से सिगरेट का धुआं घनी रात को और भी भारी बना रहा था। अंकिता बालकनी में पड़ी कुर्सी पर अकेले बैठी थी। उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट फंसी हुई थी जिसे वो बार बार होठों से लगाती, हर कश के साथ
जैसे अपने भीतर का सारा दर्द पी जाना चाहती हो। धुएं को अंदर खींचते वक्त उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती, मानो वो उस पल को अपने भीतर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। उसके दूसरे हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर अभी भी वही नंबर चमक रहा था जिससे कुछ देर पहले वह बात कर रही थी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, पर जल्द ही इसके अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे।